अगेन फ्रेंड्स, दिस इज मानसी गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरीना। सो हम एनिमल कल्चर, सेल कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम एनिमल सेल कल्चर क्या होता है इसके बारे में जान चुके हैं, क्यों ज़रूरी होता है और इसकी एप्लीकेशंस, हिस्ट्री वगैरह वगैरह इन सब के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। अब उसके बाद सेकंड वीडियो बनाई थी एनिमल सेल कल्चर मीडिया के बारे में, कि जो हम एनिमल सेल होती है उसको अगर हमें कल्चर कराना हो, ग्रो कराना हो, तो उसके लिए हमें किस तरह की मीडिया की ज़रूरत होती है, मीडिया में क्या क्या हमें प्रोवाइड कराना चाहिए, और इसी के साथ मीडिया कितने तरह के होते हैं, जैसे कि नेचुरल और आर्टिफिशियल, केमिकल, हमने सभी के बारे में अच्छे से जाना था उस प्रीवियस वीडियो में। तो इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियोज येट, देन गो एंड चेक दैट वीडियोज। इसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं। और आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को आगे कैरी ऑन करेंगे, जिसमें कि हम प्राइमरी सेल कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है प्राइमरी सेल कल्चर, या हम प्राइमरी सेल कल्चर को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो हमारे पास ऑर्गन होता है, एनिमल सेल का ऑर्गन हमारे पास होता है, ऑर्गन में से टिश्यू, टिश्यू के बाद होती है सेल, क्योंकि हम सेल कल्चर पढ़ रहे हैं तो सेल लेवल के, तो हम सेल के बारे में जानेंगे। तो टिश्यू में से हमने जो सेल रिमूव किया है थ्रू सर्जिकली, अब उसके बाद ये जो सेल होगा इसको हम डायरेक्ट इनोक्यूलेट कराएंगे, यानी कि डायरेक्ट ग्रो कराते हैं किसी भी सेल कल्चर मीडिया में। तो इसी को हम बोलते हैं, ये जो हमने सेल ली है पेरेंटल सेल बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि हमने डायरेक्टली ऑर्गन में से आइसोलेट की है। तो पेरेंटल सेल को तुरंत ग्रो कराना किसी भी सेल मीडिया में, इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी सेल कल्चर। तो प्राइमरी सेल कल्चर इज प्रोड्यूस्ड बाय इनोक्यूलेटिंग सेल डायरेक्टली फ्रॉम ऑर्गेनिज्म इनटू कल्चर मीडिया। अब उसके बाद ये जो प्राइमरी सेल कल्चर होता है ये क्यों जरूरी है, तो अब मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई भी बॉडी ले ली, या हम बोले कोई भी हमने ऑर्गन ले लिया, ऑर्गन जैसे कि हमने किडनी ले ली, तो किडनी के टिश्यू हम आइसोलेट करेंगे एंड देन सेल को हम आइसोलेट करेंगे। तो अब हम किडनी सेल की अगर हमें स्टडी करनी हो तो उसके लिए क्या करेंगे, किडनी सेल को आइसोलेट करने के बाद उसको ग्रो कराएंगे एंड देन उसके बारे में हम उसमें अगर कोई डिसीज कॉज हुई है या फिर कोई भी म्यूटेशन हुआ है इस सेल के जीन्स में, तो हम इसको आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो इट इज एसेंशियल मॉडल टू स्टडी नेचुरल फंक्शन ऑफ सेल, टिश्यू और ऑर्गन। किडनी है, ऑर्गन है, इसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं अच्छे से, किडनी की जो टिश्यूज है इसके बारे में भी, और सेल के बारे में भी अच्छे से हम स्टडी कर सकते हैं। अगर कोई म्यूटेशन आया हो उसको भी हम अच्छे से जान सकते हैं, और भी बहुत सारी हम स्टडी कर सकते हैं। अब उसके बाद टाइप्स, प्राइमरी सेल कल्चर जो होता है इसको आगे सब क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल कल्चर मीडिया, यानी कि हम किस तरह के कल्चर में ग्रो करा रहे हैं हम अपने सेल को, इस बेस पे दो पार्ट में डिवाइड प्राइमरी सेल कल्चर को। पहला है अटैचमेंट कल्चर और दूसरा है सस्पेंशन कल्चर। से क्या हमें पता चलता है, नाम से ही पता चल रहा है अटैचमेंट, यानी कि कोई चीज जब किसी सरफेस पे अटैच हो जाए, तो जो भी हम सेल ले रहे हैं, यानी कि जो हमारा प्राइमरी सेल होगा उसको हम किस तरह के कल्चर में ग्रो कराते हैं जिसमें वो सेल अपने सरफेस से, कल्चर सरफेस से अटैच रह सके, तो उसको हम बोलते हैं अटैचमेंट कल्चर। जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है किडनी सेल्स। तो जो किडनी सेल्स होती हैं वो किस तरह के मीडिया में, यानी कि किस तरह के कल्चर में ग्रो करती हैं, अटैचमेंट कल्चर में ग्रो करती हैं। तो अगर मान लीजिए कोई सेल है, किडनी सेल कोई हम ले ले, अगर ये किसी सरफेस पर अटैच नहीं होंगी तो ये प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकती, अच्छे से सरवाइव नहीं कर सकती है। ऑन द अदर हैंड सेकेंड वन इज सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर जस्ट इसका अपोजिट है, ये इंडिपेंडेंट होता है, इसको नॉन एनकरेज कल्चर बोल सकते हैं, यानी कि इसको कोई सरफेस से अटैच होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये फ्रीली अपना सरवाइव कर सकता है और ग्रो कर सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है लिम्फोसाइट सेल्स जो होती है वो जनरली सस्पेंशन कल्चर में ही ग्रो कराई जाती है। हमने देखा कि क्या बोला हमने, प्राइमरी सेल कल्चर क्या होता है कि किसी भी ऑर्गन में से सेल निकाला, सेल आइसोलेट करने के बाद हमने उसको मीडिया प्लेट में रख दिया ग्रो कराने के लिए।
तो ये जो हमने डायरेक्टली पेरेंट में से सेल निकाला एंड देन इसको ग्रो कराया, तो इसी सेल को हम बोलते हैं प्राइमरी सेल। ठीक है, अब ऑर्गन में से जो हमने सेल आइसोलेट किया है, किसी ऑर्गेनिज्म से हम जो सेल को आइसोलेट कर रहे हैं, ये हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो ऑर्गन में से सेल आइसोलेट हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला है फिजिकल मेथड, दूसरा है एंजाइमेटिक मेथड और तीसरा है मैकेनिकल मेथड। हम इन 3 मेथड के थ्रू किसी भी ऑर्गेनिज्म में से सेल आइसोलेट कर सकते हैं, जिसको हम प्राइमरी सेल बोलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हम किस तरीके से करते हैं? टिश्यू को आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट करने के बाद हम BSS बोलते हैं इसको, बेसल सॉल्ट सॉल्यूशन में इसको हम आइसोलेट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा टिश्यू होगा उसको मैशअप कर लेंगे, फाइनली चॉप्ड कर लेंगे। उसके बाद इसको हम इंक्यूबेट कराते हैं एट प्रॉपर टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके बाद इंक्यूबेट कराने के साथ साथ ही जो इसमें हमने BSS डाला था उसको हम वॉश आउट कर देते हैं और फिर उसमें हम अपना मीडिया डालते हैं, जो भी प्रॉपर होता है इस टिश्यू यानी कि जो हमने सेल लिया था उस सेल के लिए जो प्रॉपर मीडिया होगा। और उसके बाद वो जो मीडिया है उसको हम वीकली इंटरवल पे चेंज कराते रहते हैं फॉर फ्रेश एंड प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द सेल। तो ये होता है हमारा फिजिकल मेथड के थ्रू हम कैसे आइसोलेट कर सकते हैं अपना प्राइमरी सेल। अब उसके बाद सेकेंड वन कौन सा हमने देखा था? एंजाइमेटिक मेथड है। एंजाइमेटिक मेथड नाम से पता चल रहा है, यानी कि हम सेल को आइसोलेट करने के लिए एंजाइम्स का यूज करेंगे। तो एंजाइमेटिक मेथड कब जरूरी होता है? जब हमें ज़्यादा रिकवरी चाहिए हो सेल की, यानी कि जो सेल का अमाउंट है हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए हो, तो हम एंजाइमेटिक मेथड का जनरली यूज करते हैं। और एंजाइमेटिक मेथड मोस्ट सुटेबल होता है फॉर एम्ब्रियोनिक टिश्यू के लिए, बिकॉज क्योंकि जो एम्ब्रियोनिक टिश्यूज होती हैं इसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कम अमाउंट में होता है, तो इसीलिए बहुत सेंसिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से हम एंजाइमेटिक मेथड का यूज करते हैं फॉर आइसोलेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक टिश्यू। अब उसके बाद जो एंजाइमेटिक मेथड है, ऑब्वियस सी बात है इसमें एंजाइम का यूज किया जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो एंजाइम यूज किया जाता है वो मोस्टली ट्रिप्सिन है और कोलेजिनेज एंजाइम का जनरली यूज किया जाता है। अब अगर हम ट्रिप्सिन का यूज कर रहे हैं फॉर एंजाइमेटिक मेथड, तो इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं ट्रिप्सिनाइजेशन। अब ट्रिप्सिनाइजेशन में हम ट्रिप्सिन का यूज करेंगे, तो ट्रिप्सिन हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। क्रूड ट्रिप्सिन भी यूज कर सकते हैं और हम प्योर ट्रिप्सिन भी यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्रूड ट्रिप्सिन यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये काफी एफिशिएंट होता है, मोर इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू प्योर ट्रिप्सिन। क्यों? क्योंकि क्रूड ट्रिप्सिन में प्रोटीएज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। कौन सा? प्रोटीएज एंजाइम मिला हुआ होता है। इसी के साथ एक और क्या इसका प्लस पॉइंट है कि क्रूड ट्रिप्सिन को हम इजीली न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और बहुत से ऐसे सेल हैं जो क्रूड ट्रिप्सिन को आसानी से टॉलरेट कर लेते हैं, तो इसलिए क्रूड ट्रिप्सिन का भी यूज किया जाता है। इसी के साथ प्योर ट्रिप्सिन का क्या फायदा है कि ये लेस टॉक्सिक होता है, लेकिन स्पेसिफिक होता है सिर्फ कुछ ही सेल्स के लिए। अब तीसरा है मैकेनिकल मेथड। तो ये ज़्यादातर सॉफ्ट टिश्यूज के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि स्प्लेन ब्रेन, एम्ब्रियोनिक लिवर और सॉफ्ट ट्यूमर एक्सेट्रा। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि मैकेनिकल बोला जा रहा है, तो प्रेशर या फोर्स अप्लाई किया जाता है। किसके द्वारा? सिरिंज या निडल के द्वारा किया जाता है। अब क्योंकि इसमें हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो रिस्क जो होता है सेल डैमेज का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसका एक क्या एडवांटेज है? लेस एक्सपेंसिव होता है, क्विक मेथड है और सिंपल मेथड है। तो ये हो गया हमारा मैकेनिकल मेथड। अब उसके बाद जो हम सेल को आइसोलेट करते हैं ऑर्गेनिज्म से, उसके बाद उसकी प्राइमरी कल्चरिंग कराते हैं, तो ये जो सेल होती है इसकी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो नॉर्मल सेल होती हैं। तो उनमें से कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? मोनोलेयर, एनकरेज डिपेंडेंट, कन्फ्लुएंसी और सेल एजिंग। तो ये क्या होते हैं? सबसे पहले मोनोलेयर की बात करते हैं।
कि जब हम किसी भी सेल को मीडियम में ग्रो कराएंगे तो ये जो सेल होगी ये इस तरीके से ग्रो करेगी, यानी कि एक लेयर बनाएगी। मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल, और लेयर यानी कि इस तरीके से सिंगल लेयर बनाएगी। ऐसे नहीं है अगर हम कल्चर करा रहे हैं तो कहीं भी कैसे भी कल्चर होगी, नहीं, मोनो लेयर तरीके से कल्चर करेगी हमारी नॉर्मल सेल जो होती है। अब उसके बाद एनकरेज डिपेंडेंट। एनकरेज डिपेंडेंट से क्या मतलब है, जैसे कि हमने टाइप में भी देखा था प्राइमरी सेल कल्चर के, जब हम किसी भी सेल को किसी भी मीडियम में ग्रो कराते हैं तो उसको एक सरफेस की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर हम इसमें बात करें, ये सरफेस है तो इस पे ग्रो करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी सेल का। ज़रूरी नहीं है जितने भी एनिमल सेल होते हैं सभी में सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कुछ सेल ऐसी भी होती हैं जो फ्रीली अपने ग्रो कर सकती है, जो सरफेस फ्री होती है वो इस तरीके से होती है, जिन्हें हम सस्पेंडेड कल्चर भी बोलते हैं। फ्रीली कहीं भी ग्रो कर सकती है इस तरीके से जरूर। उसके बाद तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कन्फ्लुएंसी। कन्फ्लुएंसी का क्या मतलब है, मान लीजिए हम सेल ग्रो करा रहे हैं किसी भी मीडियम में, तो क्या होगा, इसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा सेल है ये सेल न्यूट्रिएंट को टेकअप करेगा और अपनी ग्रोथ बढ़ाएगा। मीडिया में न्यूट्रिएंट होते हैं जिसकी वजह से सेल की कल्चरिंग इंक्रीज होती है, यानी कि सेल अपना नंबर बढ़ाता चला जाता है। अब एक टाइम पे आके क्या होगा कि क्योंकि ये न्यूट्रिएंट टेकअप कर रहे हैं सेल, जितने बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए। एक टाइम पे क्या होगा, ये जो न्यूट्रिएंट है ये खत्म हो जाएगा, यानी कि मीडिया खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्रोथ भी रुक जाएगी, क्योंकि अब इनको मीडिया नहीं मिल रहा है ग्रोथ करने के लिए, इनको जो रिक्वायरमेंट्स है वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से क्या होगी, सेल की ग्रोथ रुक। और क्या चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि जो हमारा मीडिया प्लेट है इसमें अब स्पेस नहीं बचा है कि और सेल आगे ग्रो कर सके। तो इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कन्फ्लुएंसी। अगर बिल्कुल भी यहाँ पर स्पेस नहीं है तो इसका मतलब है 100% कन्फ्लुएंसी हमें दिख रही है। इन केस मान लीजिए थोड़ी सी स्पेस बची है, ये स्पेस बची है, तो हम कह सकते हैं 80% कन्फ्लुएंसी हमें सेल ग्रोथ की दिख रही है। तो कन्फ्लुएंसी का मतलब ये होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल एजिंग। सेल एजिंग से क्या मतलब है, जितनी भी सेल होती हैं, लिविंग सेल जितनी भी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रो करती रहें। ट्यूमर सेल की अलग बात है क्योंकि वो एबनॉर्मल होती हैं, लेकिन हम नॉर्मल सेल की बात कर रहे हैं कि जितनी भी नॉर्मल सेल होती हैं उनकी एक टाइम लिमिट होती है, लाइफ स्पैन होता है कि वो इतने डेज इतने वीक्स तक ही ग्रो कर सकती हैं या फिर लाइव रह सकती हैं। तो जो नॉर्मल सेल होती हैं, एनिमल सेल बोलते हैं हम, या प्लांट सेल में भी ये चीज़ देखी गई है कि इनकी जो ग्रोथ होती है लिमिटेड ही होती है, यानी कि अगर हम इसमें न्यूट्रिएंट भी कितनी भी डालते रहे लेकिन अब आगे जो सेल की ग्रोथ है वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ स्पैन पे डिपेंड करता है कि वो कितने दिनों तक या फिर लाइफ स्पैन होगी। पॉइंट जहाँ पर जो सेल होती है अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं हेफलेक लिमिट। यानी कि क्या हुआ कि सबसे पहले क्या होगा, सेल अपने प्रॉपर ग्रो करती रहेगी जैसे जैसे उसको मीडिया मिलता रहेगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर अब सेल ग्रो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो वहाँ पर कंप्लीट हो चुका होता है। ग्रोथ होती है, अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करें, किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हम टाइम और किसी में भी ले सकते हैं, मिनट, आवर, सेकेंड, मिनट में अगर हम लें, और इसके बाद यहाँ पर है ग्रोथ, यानी कि सेल की ग्रोथ कितनी हो रही है। तो क्या होगा, सबसे पहले सेल को ग्रो कराने के लिए जो मीडिया चाहिए वो हमने प्रॉपर दे चुके हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि मीडिया प्रॉपर है और सेल अच्छे से ग्रो करेगी टाइम के साथ। सेल अगर अपनी लाइफ स्पैन पर पहुंच जाता है, यानी कि जहाँ पर उसकी अब ग्रोथ आगे नहीं हो सकती है, तो स्टेशनरी फेज आ जाएगा, यानी कि ग्रोथ आगे नहीं होगी, यहाँ पर ही रुक गया, लेकिन टाइम इसका इंक्रीज होता जा रहा है।
अब उसके बाद क्या होगा, सेल की डेथ होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ क्या हुआ कि ग्रोथ बंद हो गई, लेकिन अभी सेल जो है ये लाइव है। लेकिन अब क्या होगा, इनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी, तो जो ग्रोथ होगा वो आगे कम हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ऐसे हम करते हैं। तो हेफलिक लिमिट क्या बोला, वो पॉइंट जहां पर जो सेल की ग्रोथ होती है रुक जाती है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं हेफलिक लिमिट। तो यहाँ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो उस पीडीएफ की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसी के साथ अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जितनी भी ब्रांचेज हैं बायोटेक्नोलॉजी की, उससे रिलेटेड वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें विद नोट्स।